साल 2013 की वो मनहूस रात, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। मेरा नाम विक्रम है और मैं उन दिनों नासिक के एक हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था। मेरे साथ रूम में मेरा बचपन का दोस्त रजत रहता था। हम दोनों अक्सर रात रात भर जागकर पढ़ाई करते थे, लेकिन उस रात नियति ने हमारे लिए किताबों की जगह कुछ और ही लिखा था। रात के ठीक 11:30 बजे रजत का फोन बजा। इतनी रात गए लैंडलाइन की घंटी बजना किसी अनहोनी का संकेत होता है। रजत ने फोन उठाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फोन उसके गांव से था। उसके पिता, जो कल तक बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक खून की उल्टियां करने लगे थे। बिना एक पल गवाए हमने अपनी पुरानी पल्सर बाइक निकाली और तूफानी बारिश में ही रजत के गांव रामपुर के लिए निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, कीचड़ और अंधेरे से भरा हुआ। बारिश की बूंदें सुइयों की तरह चुभ रही थीं, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ रजत के पिता का चेहरा था। 2 घंटे की जानलेवा ड्राइविंग के बाद जब हम उसके घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर मेरे पांव जम गए। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई रो नहीं रहा था। सब खामोश थे, सहमे हुए। हम अंदर भागे। रजत के पिता जमीन पर पड़े थे। उनका शरीर धनुष की तरह अकड़ा हुआ था। आंखें पथरा गई थीं और मुंह से सफेद झाग निकलकर गालों पर सूख चुका था। वो जा चुके थे, लेकिन उनकी मौत सामान्य नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कानाफूसी कर रहे थे कि ये बीमारी नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो अंधेरे में आता है। चूंकि मौत संदिग्ध हालात में हुई थी और शरीर पर नीले निशान थे, इसलिए पुलिस केस बन गया। गांव के थानेदार ने साफ कह दिया कि बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार नहीं होगा। लाश को जिला अस्पताल ले जाना जरूरी था। एम्बुलेंस बुलाई गई। वो एम्बुलेंस कम और कबाड़ ज्यादा लग रही थी। मैं और रजत लाश के साथ पीछे बैठे और गाड़ी हिचकोले खाती हुई शहर की तरफ बढ़ी। एम्बुलेंस के अंदर की हवा में एक अजीब सी खट्टी बदबू थी, शायद पुरानी दवाइयों और सड़े हुए खून की। पूरे रास्ते रजत अपने पिता का ठंडा हाथ पकड़े बैठा रहा और मैं बस उस सफेद चादर को घूरता रहा जिसके नीचे एक इंसान का वजूद खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे बार बार ऐसा वहम हो रहा था कि चादर के नीचे का आकार बदल रहा है। खैर, मैंने इसे अपने दिमाग का फितूर मानकर झटक दिया। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे जब हम पुराना जिला अस्पताल पहुंचे। यह अस्पताल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें जिन पर काई जमी हुई थी और जगह जगह उगे हुए पीपल के पेड़ इसे किसी अस्पताल से ज्यादा एक खंडहर बना रहे थे। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक ने मेरा स्वागत किया। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये वो ठंड थी जो मुर्दा घरों के आसपास महसूस होती है। एम्बुलेंस वाले ने स्ट्रेचर को कैजुअलिटी वार्ड के पीछे वाले कॉरिडोर में उतार दिया और ये कहकर चला गया कि डॉक्टर सुबह आएंगे, तब तक बॉडी यहीं रहेगी। वो कॉरिडोर, वो जगह आज भी मेरे बुरे सपनों में आती है। वो अस्पताल का सबसे पिछला हिस्सा था जहां कोई आता जाता नहीं था। लंबी, संकरी और बेहद अंधेरी गैलरी। छत पर लगी ट्यूबलाइट हर 2 सेकंड में भक भक करके बुझ रही थी, जिससे परछाइयां नाचती हुई महसूस होती थी। फर्श पर फिनाइल की गंध इतनी तेज थी कि नाक में जलन हो रही थी, फिर भी उसके नीचे दबी हुई सड़ी लाशों की बदबू को छुपा नहीं पा रही थी। वहां एक पुलिस वाला और एक बूढ़ा वॉचमैन मौजूद थे। पुलिस वाले ने रजत को बुलाया। ए लड़के, कागजी कार्रवाई करनी है, थानेदार साहब बाहर गाड़ी में बुला रहे हैं। रजत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। मैंने उसे दिलासा दिया, तू जा, मैं यहीं हूं अंकल के पास, कुछ नहीं होगा। रजत चला गया। अब वहां सिर्फ मैं, वो बूढ़ा वॉचमैन और स्ट्रेचर पर पड़ी वो लाश थी। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वॉचमैन अपनी खैनी मल रहा था। उसने मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, साहब, यहां रात को अकेले नहीं रुकना चाहिए, यहां की हवा में वजन है। मैंने डर को छुपाते हुए पूछा, मतलब? वो हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। ये मुर्दा घर के ठीक बगल वाला रास्ता है, यहां जो आता है वो पूरी तरह कभी वापस नहीं जाता।
इतना कहकर वो अपनी लालटेन उठाकर ये बोलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया कि उसे राउंड पड़ जाना है। अब मैं पूरी तरह से अकेला था। मेरे सामने स्ट्रेचर पर रजत के पिता की लाश थी जो सफेद चादर से ढकी हुई थी। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर अंधेरा इतना घना था कि लग रहा था वो मुझे निगल लेगा। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:45। समय जैसे थम गया था। तभी माहौल बदलने लगा। अचानक हवा रुक गई। जो थोड़ी बहुत सरसराहट बाहर पेड़ों की थी वो भी बंद हो गई। एक भारीपन, एक दबाव मेरे सीने पर महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर मेरी गर्दन पर सांस ले रहा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ वो लंबी खाली गैलरी और टिमटिमाती लाइट। मैंने खुद को समझाया, विक्रम शांत हो जा, ये सब तनाव की वजह से है। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपनी नजरें स्ट्रेचर पर टिका दी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, घर घर, जैसे कपड़े को किसी खुरदुरी चीज पर रगड़ा जा रहा हो। आवाज स्ट्रेचर की तरफ से आई थी। मेरा गला सूख गया। मैंने ध्यान से देखा, चादर हिली नहीं थी। शायद मेरा वहम था। लेकिन फिर चर, इस बार आवाज साफ थी। स्ट्रेचर का पहिया, वो लोहे का भारी स्ट्रेचर जिस पर भारी वजन रखा था, अपनी जगह से 1 इंच खिसक गया था। फर्श पर लोहे के घिसने की वो तीखी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई मेरे कानों में गूंज गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पसीना माथे से बहकर आंखों में जाने लगा। वैज्ञानिक तर्क कहता है कि हवा से या फर्श की ढलान से पहिया घूम सकता है। मैं इसी तर्क का सहारा लेकर अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन मेरी नजर उस सफेद चादर पर जम गई थी। और तभी मैंने वो देखा जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ता है। चादर के नीचे जहां छाती थी वहां सांस लेने जैसी हरकत हुई। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मेरी सांसें अटक गईं। क्या अंकल अभी भी जिंदा है? क्या डॉक्टर से गलती हुई है? उम्मीद की एक किरण के साथ मैं स्ट्रेचर की तरफ एक कदम बढ़ा। अंकल, मैंने कांपती आवाज में पुकारा। जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन हरकत हुई। चादर के नीचे जहां हाथ होना चाहिए था वहां का कपड़ा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो हाथ मुड़ा और उंगलियों का आकार चादर पर उभर आया। वो उंगलियां सामान्य नहीं थी। वो टेढ़ी मेढ़ी और अजीब कोणों पर मुड़ी हुई थी, जैसे हड्डियां टूटी हों। मेरे चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। मेरे पैर जमीन में धंस गए थे। मैं भाग नहीं पा रहा था। अचानक ट्यूबलाइट तेजी से फड़फड़ाने लगी और बुझ गई। अब वहां सिर्फ बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की मध्यम पीली रोशनी थी जो खिड़की से छनकर आ रही थी। उस धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि स्ट्रेचर पर पड़ा वो शरीर अब लेटा हुआ नहीं था। वो उठ रहा था, धीरे धीरे, झटके मारते हुए, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे ऊपर खींच रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी से कड़पड़ की आवाजें आ रही थीं, जो सूखी लकड़ियों के टूटने जैसी थीं। वो लाश अब स्ट्रेचर पर सीधी बैठी थी। चादर अभी भी उसके चेहरे पर थी। माहौल में सड़ी हुई मांस की बदबू इतनी तेज हो गई कि मुझे उबाकी आने लगी। कौन है? मेरी आवाज किसी मरे हुए चूहे की तरह निकली। उस बैठी हुई आकृति ने अपना सर मेरी तरफ मोड़ा, बहुत धीरे, एक झटके के साथ। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे से चादर को नीचे गिरा दिया। वो चेहरा रजत के पिता का नहीं था, या शायद था, लेकिन अब उस पर इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी आंखें वो पूरी तरह से पलट चुकी थीं। पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद और नसों वाला हिस्सा दिख रहा था। उनका जबड़ा एक तरफ लटका हुआ था और मुंह इतना खुला हुआ था जितना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। और वो मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कानों तक खिंची हुई थी। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। वो चीज स्ट्रेचर से नीचे उतरी। उसके पैर जमीन पर पड़ने की आवाज नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई गीला मांस फर्श पर पटका गया हो। वो मेरी तरफ बढ़ा। वो चल नहीं रहा था, वो घिसट रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो मेरे चेहरे के एकदम करीब आ गया। उसकी ठंडी मुर्दा सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। उसने अपना मुंह मेरे कान के पास लाया और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो इंसानी गले से निकल ही नहीं सकती थी। एक भारी गूंजती हुई और कई आवाजों का मिश्रण। तूने मुझे देखा, अब तू मेरे साथ चलेगा।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पस्सियां टूट जाएंगी। अंधेरा मेरी आंखों के आगे छाने लगा। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो था उसका ठंडा चिपचिपा हाथ जो मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद गहरा अंधेरा। जब मेरी आंखें खुली तो तीखी धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं अस्पताल के एक जनरल वार्ड के बिस्तर पर था। मेरे बगल में रजत बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मुझे होश में आते देख उसने डॉक्टर को आवाज दी। क्या हुआ? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरा गला अभी भी दर्द कर रहा था। रजत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, विक्रम तो बेहोश हो गया था। जब मैं और पुलिस वाले वापस आए तो तू स्ट्रेचर के पास जमीन पर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि शायद शॉक और थकान की वजह से ऐसा हुआ। बॉडी स्ट्रेचर पर ही थी, वैसे ही ढकी हुई। नहीं, मैं चिल्ला पड़ा। वो उठा था, उसने बात की मुझसे। उसकी आंखें, रजत वो तेरे पापा नहीं थे। वार्ड के बाकी मरीज और डॉक्टर मुझे पागलों की तरह देखने लगे। डॉक्टर ने मुझे एक और सेडेटिव इंजेक्शन दिया और कहा कि यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। सबने यही कहा, वहम, डर, थकान। लेकिन मैं जानता हूं कि वो सच था। क्यों? क्योंकि जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, मैं बाथरूम गया अपना मुंह धोने। मैंने शीशे में अपनी गर्दन देखी। वहां उंगलियों के निशान थे, गहरे नीले निशान। 5 उंगलियां नहीं, 6 उंगलियां, 1 अंगूठा और 5 लंबी पतली उंगलियां। और जब मैंने गौर से शीशे में देखा तो मेरी अपनी परछाई के पीछे अंधेरे कोने में मुझे वही सफेद फटी हुई आंखों वाला चेहरा दिखाई दिया। वो अभी भी वार्ड के बाकी मरीज और डॉक्टर मुझे पागलों की तरह देखने लगे। डॉक्टर ने मुझे एक और सेडेटिव इंजेक्शन दिया और कहा कि यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। सबने यही कहा, वहम, डर, थकान। लेकिन मैं जानता हूं कि वो सच था। क्यों? क्योंकि जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, मैं बाथरूम गया अपना मुंह धोने। मैंने शीशे में अपनी गर्दन देखी। वहां उंगलियों के निशान थे, गहरे नीले निशान। 5 उंगलियां नहीं, 6 उंगलियां, 1 अंगूठा और 5 लंबी पतली उंगलियां। और जब मैंने गौर से शीशे में देखा तो मेरी अपनी परछाई के पीछे अंधेरे कोने में मुझे वही सफेद फटी हुई आंखों वाला चेहरा दिखाई दिया। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उस घटना को 12 साल हो गए हैं। मैंने रजत से बात करना छोड़ दिया, मैंने वो शहर छोड़ दिया, लेकिन वो रात मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं आज भी अंधेरे में अकेले सोने से डरता हूं। मैं कभी किसी लाश के पास नहीं जाता। डॉक्टर कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जानते कि जो मेरे साथ आया है वो दवाई से नहीं जाएगा। आज भी जब रात गहरी होती है और सन्नाटा छा जाता है तो मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही खर्र खर्र की आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी जब मैं गहरी नींद में होता हूं तो मेरे कान में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, तूने मुझे देखा था, मैं अभी भी यहीं हूं। अगर आप कभी किसी सुनसान अस्पताल या मुर्दा घर के पास से गुजरे और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो पलट कर मत देखना और गलती से भी वहां अकेले मत रुकना, क्योंकि कुछ चीजें मरने के बाद भी नहीं मरती। वो बस इंतजार करती हैं आपके अकेले होने का। अगर आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक भूत सबसे सावधान रहना।